आज हम सभी सेमेस्टर 5 के विद्यार्थी थर्ड पेपर भारत में योजनाएं एवं आर्थिक नीतियां, इसका पहला टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, एक समष्टि भावी अर्थव्यवस्था के एक विकासशील अर्थव्यवस्था के समष्टि भावी उद्देश्य, इसका अध्ययन करेंगे। आज के समय में दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याण, यानी मॉडर्न डेज इकोनॉमीज आर नोन एज वेलफेयर इकोनॉमीज। भारत में भी स्वतंत्रता के बाद जब संविधान बना तो इस संविधान में आर्थिक उद्देश्यों के रूप में समता के साथ समृद्धि, ग्रोथ विद इक्विटी, was kept as the economic objective of independent India। स्वतंत्र भारत के आर्थिक उद्देश्य के रूप में समृद्धि और समता के एक साथ प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, उसका तात्पर्य क्या है, इसको हम समझेंगे तो फिर हमको समझ में आएगा कि एक समष्टि भावी आर्थिक उद्देश्य जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए डिजायरेबल है, वांछित है, उनका अर्थ क्या होता है। देखिए, व्यक्ति और समाज जिस स्तर पर जीवन यापन कर रहा है, अर्थात द लिविंग स्टैंडर्ड, उसमें निरंतर वृद्धि होते जाना, इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आज के किसी भी सभ्य समाज का है। लेकिन इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड प्राप्त करने के लिए लोगों की आय, इनकम को बढ़ना जरूरी है। लोगों की आय, इनकम को बढ़ने के लिए देश की इनकम, जिसको कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद या फिर राष्ट्रीय आय अथवा नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, उसका बढ़ना जरूरी है। और जीडीपी का बढ़ना यह समृद्धि है। दूसरी तरफ देश की आय तो बढ़ी, परंतु कुछ लोगों को ही उसका फायदा मिला और बाकी अनटच्ड रह गए, अछूते रह गए, तो फिर समृद्धि तो हुई परंतु उसका लाभ सबको न मिल पाने के कारण समतापूर्ण विकास नहीं हो पाया। तो जब ग्रोथ विद इक्विटी कहा जाता है, जिसको कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद अपना प्रमुख आर्थिक उद्देश्य, द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के रूप में परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, वह दुनिया के सभी देशों का समष्टि भावी आर्थिक उद्देश्य है। लेकिन ग्रोथ, समृद्धि, इक्विटी, समता, ये तो सूत्रवत है, इनसे कई बातें निकलती हैं। अब समृद्धि जब आएगी किसी भी देश में, तो समृद्धि आएगी कैसे? तो सबसे पहली बात है ग्रोथ इन जीडीपी, राष्ट्रीय आय का बढ़ना या समृद्धि।
ग्रोथ इन जीडीपी और ग्रोथ सिंपली। ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है जो प्राप्त होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख उद्देश्य समृद्धि या ग्रोथ होता है। लेकिन समृद्धि को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन का ढांचा आत्मनिर्भर हो, क्योंकि if the structure of production in an economy is dependent on the ingredients or the inputs or the raw materials or the technology from outside, यानी यदि विदेशों से प्राप्त चीजों पर निर्भर है किसी देश का उत्पादन, तो सतत समृद्धि, कंटिन्यूअस ग्रोथ, इसकी उम्मीद वो नहीं कर सकता है। और फॉरेन फोर्सेस, विदेशी ताकतें कभी भी उसकी समृद्धि प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है। कोरोना के संकट के कारण वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, द ग्लोबल कंडीशंस विच हैव इमर्ज्ड, इस बात को पुष्ट करती है, एंडोर्स इट। आप देखें कि भारत में ऑटोमोबाइल, भारत में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था, समृद्धि हो रही थी, परंतु इसमें लगने वाली इनपुट्स, आगतें बड़ी मात्रा में चीन से आती थी। कोरोना संकट के कारण जब आयात बाधित हुए, इंपोर्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट हुए, तो इन दोनों उद्योगों में, भारत में उत्पादन में, प्रोडक्शन में बड़ी मात्रा में गिरावट आई है। तो दूसरी बात जो समृद्धि के लिए जरूरी होती है वो है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। इसी प्रकार यानी किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की चर्चा हम कर चुके, एक समृद्धि, दूसरा आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस। तीसरा उद्देश्य जो समृद्धि में से ही निकलता है और वो है मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण। हम सभी जानते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जरूरी है, इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जरूरी है। यानी तकनीकी विकास करना, उत्पादन के तरीके में सुधार करना, ये लगातार आवश्यक होता है यदि उत्पादन बढ़ाना है। और लगातार अपनी तकनीक में, अपने उत्पादन के तरीके में, अपने उत्पादन के का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रबंधन है, मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें सुधार की जो प्रक्रिया है उसी को आधुनिकीकरण कहते हैं। अब आधुनिकीकरण से तात्पर्य है कि नई नई तकनीकें अपनाना, नए नए उत्पादों का उत्पादन करना, नई तकनीक के प्रति न तो उद्योगों में, न सरकार में, न ही जनता में, किसी में भी उसको लेकर हिचक या हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अब ये नई तकनीकें प्राप्त करना यानी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। अब ये अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण करने के लिए बहुत सी चीजें आवश्यक होती हैं जो किसी एक विकासशील देश को करनी पड़ती है अगर वह अपनी समृद्धि प्रक्रिया को लगातार बनाए रखना चाहता है। If an economy wants a continuous growth process, then many things it has to do for the modernization of itself. ये बातें हैं अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
क्योंकि दूसरों से प्राप्त तकनीक के सहारे आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी विकास संभव नहीं है। सेल्फ रिलायंट एंड सॉवरेनिटी मेंटेन करते हुए डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अपनी तकनीक विकसित करना, अपने यहाँ लोगों को ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना, अपने यहाँ विविध प्रकार के उद्योगों की स्थापना करना, और ये जो विविध प्रकार के उद्योग हैं ये नए नए तकनीक से हो, नई नई चीजें जो पहले अर्थव्यवस्था में नहीं बनती थी बनाने का की दिशा में आगे बढ़ना, ये सारी बातें आधुनिकीकरण में आती है। ये सब मिलकर राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, ग्रोथ। लेकिन ये जो ग्रोथ हो रही है इसका फायदा सबको मिले, इसके लिए आवश्यक होता है, यानी जो इक्विटी से बातें निकलती हैं वो है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। अब फुल एम्प्लॉयमेंट से अर्थशास्त्र में तात्पर्य होता है कि केवल व्यक्ति ही नहीं, मनुष्य यानी जो कि श्रम लगाता है वह तो उत्पादन का साधन है ही, लेकिन व्यक्ति के अलावा भूमि, पूंजी, अन्य प्राकृतिक संसाधन, इन सब का भी पूरा पूरा उपयोग हो। जो भी उत्पादन के लिए उपलब्ध है, अर्थात जमीन खेती योग्य जो बना ली गई है, ट्रैक्टेबल जो लैंड है, उसका कोई हिस्सा फैलो ना हो, परती न छोड़ा गया हो, हर हाथ को रोजगार मिला हो, एवरीबडी इज एम्प्लॉयड। पूंजी कहीं जमीन में गड़ी या बैंकों में जमा निष्क्रिय न पड़ी हो, कैपिटल शुड नॉट लाई आइडल। फुल एम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमिक्स में यह अर्थ होता है। अनफॉर्चुनेटली developing economies, none of the developing economies have ever attained this objective. दुर्भाग्य से कोई भी विकासशील अर्थव्यवस्था इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाई है, परंतु इस उद्देश्य को सामने रखकर, यानी पूर्ण रोजगार के उद्देश्य को सामने रखकर समृद्धि के विकास के कार्यक्रम बनाना यह महत्वपूर्ण है। और पूर्ण रोजगार की स्थिति भले ही प्राप्त न हो पाई हो, लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति के निकट पहुंचना, उसके लिए प्रयास करना, गंभीरता से प्रयास करना, यानी सीरियस एफर्ट्स टू अटेन द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इसेंशियल। और इसलिए हर विकासशील अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार को अपना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखती है। और लोकतांत्रिक देशों में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फुल एम्प्लॉयमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बड़ी बेरोजगारी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं में उथल पुथल, अस्थिरता उत्पन्न करती है। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट मेक्स डेमोक्रेसी अनस्टेबल। फुल एम्प्लॉयमेंट होने से, यानी सभी को रोजगार मिलने से, राष्ट्रीय आय का बंटवारा अधिक से अधिक लोगों में होगा, और ऐसे में इनकम का, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन मोर इक्विटेबल होगा, अधिक समतापूर्ण होगा। इसलिए जितना अधिक रोजगार का सृजन होगा, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का, आय का बंटवारा उतना ही अधिक इक्विटी या समता वाला होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव which is important to bring equity in the economy is reduction in inequality. असमानता में कमी लाना।
आर्थिक असमानता में कमी लाने से तात्पर्य है कि उत्पादन की प्रक्रिया में यह संभव है कि जो उत्पादन हुआ उसका बंटवारा करते हुए योग्यता के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ से वर्दीनेस, ऑन द बेसिस ऑफ से कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, आय कहीं ज़्यादा जाती है, कहीं कम पहुंचती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत जो आय का बंटवारा होता है उसकी असमानता होती है, तो उसे कम करने के लिए आर्थिक उपाय किए जाते हैं, आर्थिक प्रणालियों या आर्थिक नीतियों का उपयोग किया जाता है। द इनकम इनइक्वालिटीज emerging out of the production process, the inbuilt distribution process of the production are reduced through economic policies and economic measures taken by a government. उदाहरण के लिए कोई बड़ा उद्योग चला रहा है, उद्योग में जो प्रॉफिट होगा, क्षमा कीजिएगा, उद्योग में कुल मिलाकर जो उत्पादन होगा उसके विक्रय से जो आय प्राप्त होगी, यानी द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ प्रोडक्ट, उसको कितना लेबरर्स में जाना है, कितना इंटरेस्ट में जाना है, कितना प्रॉफिट के तौर पर रहना है, और कितना जो है जो लैंड रेवेन्यू है या रेंट है, इन सब में जाना है। बाय एंड लार्ज मोटे तौर पर इसका निर्धारण खुद एंटरप्रेन्योर करता है, उद्यमी करता है या उद्योगपति करता है, क्योंकि उद्योगपति तय करता है कि कितने ब्याज पर ऋण उसे लेना है या नहीं लेना है। उद्योगपति ही तय करता है कि उसे फैक्ट्री खुद जमीन खरीद कर लगानी है या किराए पर जमीन या बिल्डिंग लेकर के अपना फैक्ट्री या ऑफिस या बिजनेस एंटरप्राइज चलाना है, तो कितना किराया पे करना है। इस प्रोसेस में अक्सर ये देखा गया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास काफी अच्छा प्रॉफिट जाता है, इसलिए भी जाता है कि एंटरप्रेन्योर एक के बाद एक कई सारी यूनिट्स खड़ी करता जाता है, कई सारे बिजनेसेस खड़ी करता जाता है। लेकिन जब किसी के पास बहुत ज़्यादा इनकम पहुंच रही है और एक बड़ी आबादी बहुत कम आय पर है, बहुत लोग तो बहुत ही कम आय पर हैं, तो ऐसे में इनकम टैक्स लगाकर, वेल्थ टैक्स लगाकर, प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर, ऐसे तरह तरह के कर हैं जिनका उपयोग करके, अर्थात फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, टैक्स पॉलिसी, कर नीति, इनका उपयोग करके आय की असमानता को कम किया जाता है। इसके अतिरिक्त यानी आर्थिक असमानता या इनकम इनइक्वालिटी या रिडक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक तरीका तो हो गया फिस्कल पॉलिसीज आदि का, एक तरीका यह हो सकता है कि आय की असमानता कम करने के लिए उत्पादन का ढांचा ही ऐसा किया जाए, यानी इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ाया जाए, इस प्रकार की व्यवसायों को, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे किसी एक व्यक्ति या कुछ थोड़ी सी आबादी के पास, अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन may not be able to reap majority proportion of the GDP। यानी इस प्रकार से उद्योगों का या अन्य जो व्यवसाय है, अन्य जो आर्थिक गतिविधियां हैं, अन्य जो उद्यम हैं, उनका इस प्रकार से संचालन हो कि राष्ट्रीय जो उत्पादन है जीडीपी, उसका बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के हाथ में जाने की स्थिति न बने। और इसीलिए कई बार यह होता है कि पूंजीगत तकनीक को बढ़ावा न दिया जाए, विदेशों से आने वाली पूंजी पर नियंत्रण किया जाए, आदि आदि जो प्रश्न खड़े होते हैं, जो आगे के अध्यायों में जिन पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, वो इसी कारण होते हैं। और बार बार ये सवाल उठता है कि बहुत ज़्यादा पूंजी से, बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग करके जब कारखाने चलते हैं तो उससे अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती है। तो एक उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था का होता है कि उसके नागरिकों की आय के बीच जो असमानता है वो कैसे कम हो सकती है। और
छठवां उद्देश्य लास्ट ग्रोथ एंड इक्विटी के लिहाज से जिसको मेजर लास्ट हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है, वो है पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन, एलिविएशन का अर्थ है जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी गरीबी को बिल्कुल समाप्त कर देना। अब गरीबी शब्द का अर्थ यहां पर यह है कि एक न्यूनतम आय स्तर यदि उससे भी कम आय किन्हीं व्यक्तियों या परिवारों की है, तो मनुष्य के रूप में जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वह भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रही। Poverty means, in general, a minimum level of income which is not a minimum level of income below which income will not be able to sustain the life with minimum human dignity. तो मनुष्य को जो एक न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करनी है, तो उसका एक छोटा सा ही हो, सामान्य सा ही हो, लेकिन सिर ढकने को छत हो, घर हो, कपड़ा, तन ढकने को कपड़ा हो, भोजन हो, मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता हो, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा कराने की क्षमता हो, ये जो रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई सम्मान, ये जो गरीबी मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति करता हो। और इसी कारण आप देखेंगे कि भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाए जाते हैं। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने जवाहर रोजगार योजना, IRDP कार्यक्रम या मनरेगा इस प्रकार के कार्यक्रमों को सुना होगा, या फिर विद्यालयों में जो मिड डे मील चलता है वो भी एक प्रकार से गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम का हिस्सा है, या आंगनबाड़ी चलती है। तो इस तरह के जो तमाम कार्यक्रम हैं, या फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, डॉकरा है, DWCR है, जो महिलाओं का समूह बना करके और उनको थोड़ी सी राशि बैंक से ऋण के रूप में दिलवा देते हैं, जिससे वो मिल करके अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उनकी आय बढ़ती है। ऐसे अनेक कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के इस देश में चलते हैं। और इस देश में ही नहीं, तो आप आसपास के देशों में देखेंगे, बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान होगा, श्रीलंका, हर विकासशील देश इस प्रकार के कार्यक्रम चलाता है। तो गरीबी उन्मूलन, ये जो 6 ऑब्जेक्टिव्स है, ये 6 ऑब्जेक्टिव्स ग्रोथ एंड इक्विटी के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। भारत में जो 1951 से इकोनॉमिक प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, ये 6 उद्देश्य भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग के भी मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन किसी एक विकासशील अर्थव्यवस्था के कुछ और भी उद्देश्य होते हैं। इन 6 प्रमुख उद्देश्यों के अलावा, बिसाइड्स दीज 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स, वास्तव में जिन 6 उद्देश्यों की चर्चा भी हमने की, उनकी चर्चा करते समय हमने इस बात का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया कि उस देश का विदेशों के साथ क्या लेना देना है। केवल आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के बिंदुओं पर उसकी थोड़ी सी चर्चा आई थी कि विदेशों पर निर्भरता ना हो। लेकिन वर्तमान युग में कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था दुनिया के सभी अर्थव्यवस्थाओं, देशों से कटकर अकेले दम पर नहीं चल सकती। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो होना ही होना है, इंटरनेशनल ट्रेड हैज टू टेक प्लेस। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, तब किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसके भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक सीमा के अंदर होना चाहिए। यानी
द एडवर्सिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड रिमेन विद इन अ रीजनेबल लिमिट। भुगतान संतुलन में जो प्रतिकूलता है, एक विकासशील देश आमतौर पर इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो उसके इंपोर्ट ज़्यादा होने और एक्सपोर्ट कम होने के कारण उसको जितना विदेशी मुद्रा निर्यात करके जो उसने कमाई की है डॉलर में, पाउंड में या किसी विदेशी मुद्रा में, उससे ज़्यादा चुकाना पड़ता है। अब अगर ये अंतर थोड़ा बहुत रहता है तो विश्व की संस्थाओं से ऋण लेकर बाहर की विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ काम करने की अनुमति देता है, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज, यानी अमेरिका की कोई कंपनी अगर भारत में आकर कंपनी फैक्ट्री डालेगी तो वो डॉलर में लाएगी तो भारत के पास डॉलर आ जाएगा, उसका उपयोग होता है। लेकिन जब ये अंतर ज़्यादा होता है तो विदेशी मुद्रा की कीमत भारतीय मुद्रा की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर उसके कारण आयातों पर निर्भर होने वाली बहुत सी से उद्योग और बहुत सी गतिविधियां, many activities and many industries which are dependent on imports basically, उनको बहुत क्षति पहुंचती है, हानि पहुंचती है। यहाँ ये ध्यान रखिए कि भारत जैसे देश को अपनी ऊर्जा आवश्यकता, एनर्जी रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा यानी आधा या आधे से ज़्यादा ये पेट्रोल डीजल आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर डॉलर रुपए में महंगा हो गया तो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो खेती की लागत महंगी हो जाएगी, बसों की लागत महंगी हो जाएगी, ट्रकों की लागत महंगी हो जाएगी, देश में महंगाई का चक्र चल पड़ेगा। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक सीमा में बनाकर रखना एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। और इसके अलावा स्टेबलाइजेशन, जिसको स्थिरीकरण कहते हैं, स्टेबलाइजेशन किसी अर्थव्यवस्था के स्टेबल होने का तात्पर्य है कि उसमें मूल्य सूचकांक या मूल्य स्तर, उसमें बहुत उतार चढ़ाव ना हो, मामूली घटबढ़ हो। स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी मीन्स स्टेबिलिटी इन द प्राइस इंडेक्स और इन द प्राइस लेवल। लेकिन अगर किसी अर्थव्यवस्था में किसी कारण से कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं, आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम कहते हैं महंगाई बढ़ना, तो जब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, इन्फ्लेशन, कीमत बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं, तो जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है तो कंज्यूमर्स में भी एक नर्वसनेस पैदा होती है, उपभोक्ताओं में भी घबराहट पैदा होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट में भी एक नर्वसनेस पैदा होती है, घबराहट पैदा होती है। और उसका कारण ये होता है कि जो प्रोडक्शन करने वाला है वो ये देखता है कि अगर उसका रॉ मटेरियल, कच्चा माल 10% महंगा हो गया तो अब अगर वो अपने प्रोडक्शन को भी 10% महंगा करके बेचे तो हो सकता है कि खरीदने वाले 15% कम हो जाए, यानी 10-15% ऐसी आबादी जो उसका सामान खरीदती है उसकी पहुंच के बाहर वो प्रोडक्ट हो जाए। तो जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई होता है तो प्रोड्यूसर को या इंडस्ट्रियलिस्ट को ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कितना प्रोडक्शन करे, और घबराहट में जितना प्रोडक्शन वो कर सकता है उससे भी कम करता है। कम इसलिए करता है कि ऐसा ना हो कि उत्पादन तो कर दें और वो बिके नहीं, पता लगा कि पूंजी फंस गई, पैसा फंस गया, माल बिक नहीं रहा है और बैंक का ब्याज चढ़ता जा रहा है। तो इसलिए कीमत स्तर को एक छोटे से दायरे में, विद इन अ स्मॉल रेंज, मेंटेन करना, ये कहलाता है स्टेबलाइजेशन। और किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, विकासशील यानी जिसको नए नए इन्वेस्टमेंट करने हैं, नए नए उद्योग लगवाने हैं, उसमें स्थिरीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, लोगों में घबराहट है, तो कोई भी कितना भी साहसी हो, नई फैक्ट्री डालने का, नया काम शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो वेट करना चाहेगा कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तब हम इन्वेस्ट करेंगे।